दोस्तों आज हम एक डीप फ्रीजर में गैस चार्जिंग करेंगे जो रेफिजेरेंट नंबर है R134A। लेकिन उससे पहले हमें डीप फ्रीजर से गैस को रिकवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा और ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। इस वजह से काफ़ी नुकसान भविष्य में हम झेलने वाले हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप भी रेफ्रिजरेंट को रिकवर ही करें तो बेहतर रहेगा। फिर भी अगर ऐसा नहीं हो पाता तो कम से कम उस रेफ्रिजरेंट का सदुपयोग अवश्य कर लीजिएगा अगर आपका कंप्रेसर बर्न्ट नहीं हुआ है और आपके उपकरण में लीकेज नहीं है। हम रेफ्रिजरेंट को रिकवर करने के बाद पुराने कंप्रेसर को डीब्रेज करने जा रहे हैं। अगर कोई उपकरण फ्लेमेबल गैस का है तो आपको उसे ब्रेजिंग टॉर्च से डीब्रेज नहीं करना है। उसे हमेशा ट्यूब कटर से पाइप काट कर गैस को रिलीज करने के बाद ही डीब्रेज करना है। इस उपकरण में हमने गैस को रिकवर कर लिया था, इसलिए हम इसके सभी ब्रेजिंग पॉइंटों को ब्रेजिंग टॉर्च से डीब्रेज कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसके एक कंडेंसर सर्किट को बाईपास कर दिया है, क्योंकि पहले वाला जो कंप्रेसर था वो ऑयल कूलिंग वाला था और ये कंप्रेसर ऑयल कूलिंग वाला नहीं है। ये कंप्रेसर हम स्टैटिक कूलिंग वाले उपकरण पर भी रख सकते हैं और फैन कूलिंग वाले उपकरण पर भी रख सकते हैं। ये दोनों में कार्य करने में सक्षम है। आप कंप्रेसर से रबड़ तभी हटाएं जब आप ब्रेजिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अगर आप स्टार्टिंग में ही कंप्रेसर के रबड़े को हटा देंगे तो उससे हमारे कंप्रेसर में जो पीओई ऑयल है वो बाहर के वातावरण से मॉइस्चर अपने अंदर खींच लेगा और जिससे हमारे उपकरण में चोकिंग की समस्या को बढ़ावा मिलेगा। अक्सर R134A के उपकरणों में यही समस्या आ जाती है कि उपकरण बार बार चोक होता है। उसका यही कारण होता है कि हम गलत प्रैक्टिस करते हैं, जिस वजह से उपकरण चोक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए कंप्रेसर से रबड़े जब ही हटाएं जब आप ब्रेजिंग के लिए पूरी तरह तैयार हो। ड्रायर को भी चेंज कर दीजिएगा। कैपिलरी को भी कैपिलरी कटर से ही काटिएगा ताकि उसका जो इंटरनल डाया है वो पूरी तरह से बिना भर के एक अच्छा रेफ्रिजरेंट लिक्विड आगे पास करे। प्रोसेस पाइप पर अगर आप पिन वाल्व वाला ट्यूब लगा रहे हैं तो दोस्तों उसकी पाइप को काटकर छोटा मत कीजिएगा, नहीं तो पिन वाल्व की जो रबड़ है दोस्तों वो जल्दी ही लीक होना शुरू हो जाती है और हमारा रेफ्रिजरेंट लीक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ब्रेजिंग करने के बाद अपने ब्रेजिंग सभी पॉइंटों को चेक कर लीजिएगा, क्या कहीं से ब्रेजिंग पूरी तरह से ना हुई हो तो आप उसे ब्रेज कर लीजिए, क्योंकि जब हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करते तो हम कोई अन्य कंप्रेसर से प्रेशर सिस्टम में नहीं भरते और आज हमारे पास नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए हमने इसमें प्रेशर नहीं डाला और ना ही हम कंप्रेसर को चलाकर देखते हैं। क्योंकि अगर आप कंप्रेसर चला देंगे बिना किसी रेफ्रिजरेंट के तो बाहर के वातावरण से जो मॉइस्चर है वो कंप्रेसर खींच लेता है और उसके पिस्टन पर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। दोस्तों हमने वैक्यूम पंप की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, जिसमें हम गैस चार्जिंग गैस ब्लास्ट वाले स्विच को भी ओपन कर देते हैं कुछ सेकंड के लिए ताकि वैक्यूम पंप में ज़्यादा मॉइस्चर इकट्ठा ना हो। फिर हमने उसे बंद कर दिया है। लेकिन मेरे को इसमें एक संशय उत्पन्न हो रहा है दोस्तों कि इसमें मॉइस्चर अब भी लगातार वैक्यूम पंप से बाहर निकल रहा है। मेरा गैस ब्लास्ट वाला स्विच भी पूरी तरह से बंद है। मेरे को कुछ शंका महसूस हो रही है कि कहीं ना कहीं इसमें लीकेज की संभावना हो सकती है, क्योंकि इतनी देर वैक्यूम करने के बाद भी मॉइस्चर अगर वेपर के रूप में आपको वैक्यूम से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य है। या मेरा कोई पॉइंट लूज है, या मेरा कोई ब्रेजिंग ओपन रह गया, या फिर मेरे सिस्टम में इंटरनल कोई लीकेज है, क्योंकि जो हमारा कंप्रेसर का ऑयल होता है उसमें जहां कुछ देर के बाद बनना बंद हो जाती हैं। ये मेरा डीपली वैक्यूम चेक करने वाला मीटर है। मैंने इसको भी ओपन किया तो ये भी वैक्यूम कुछ ज़्यादा डीप नहीं दिखा रहा है, जिससे मेरे की जो शंका थी वो काफ़ी अब दृढ़ हो गई है। क्योंकि मेरा जो डीपली वैक्यूम दोस्तों इस मीटर में टोर और मिली बार का जो रीडिंग दिखा रहा है वो मेरा
काफ़ी नीचे चला जाता है, लगभग 10 से नीचे चला जाता है, लेकिन इसमें 10 तक भी वो नहीं पहुंच पा रहा। इसका मतलब कि वैक्यूम पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैंने वैक्यूम को होल्ड पर छोड़ दिया है और देखा तो मेरे मीटर की जो सुई है कंपाउंड गेज की, वो थोड़ी देर बाद ऊपर उठ गई है। यानी कि वैक्यूम पूरी तरह से नहीं हुआ, इसमें कोई शंका नहीं है। मेरे सभी ब्रेजिंग पॉइंट अच्छी तरह से ठीक है, मैंने उन्हें चेक कर लिया है। अब इसमें कोई ना कोई इंटर लीकेज है और इसके लिए मुझे नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करना होगा, जो मैं कुछ ही दिनों में उपलब्ध करवा लूँगा। उसके बाद मैं इस डिफ्यूजर के एवोपरेटर कूलिंग कोयल और कंडेंसर कूलिंग कोयल दोनों को अलग अलग प्रेशर डालकर उसे चेक करूँगा। मैं दोबारा से फिर एक बार वैक्यूम करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसे होल्ड पर छोड़ने के बाद मैंने देखा कि वैक्यूम मेरा फिर ब्रेक हो गया है। इस वजह से अब मैंने गैस चार्जिंग के प्रोसेस को रोक दिया है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने एक कोशिश की थी गैस चार्जिंग करने की मेरे उपकरण में, जो सक्सेस नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।